इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। सो आज का टॉपिक है मैटर वेव्स। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मैटर वेव्स को डिब्रोगली वेव्स भी बोलते हैं। मैटर वेव्स क्या होता है, कैसे पढ़ा होगा? जब भी कोई पार्टिकल ये होता है वेव एसोसिएटेड विथ ए पार्टिकल, ए मूविंग पार्टिकल, किसी भी वेव में, किसी वेव की एक प्रॉपर्टी होती है, उसमें एक कोई फंक्शन होता है जो टाइम और स्पेस के साथ चेंज होता है। हर वेव में कोई ऐसा क्वांटिटी होता है किसी वेव में जो x और t का फंक्शन होता है, टाइम और यहाँ जो फंक्शन होता है जो चेंज होता है वो होता है साई होता है एक फंक्शन x, t। दिस इज द प्रॉपर्टी, साई इज ए वेरिएबल that varies with space and time। तो जैसे हम इक्वेशन लिखते थे स्टैंडिंग वेव्स ऑन स्ट्रिंग का, y इज इक्वल टू a साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस डेल्टा, ये होता था वन डायमेंशनल वेव्स ऑन द स्ट्रिंग। यहाँ y क्या होता था, स्ट्रिंग के पार्टिकल की हाइट होती थी। साउंड वेव में क्या लिखते थे, P इज इक्वल टू चेंज इन प्रेशर इज इक्वल टू dP मैक्सिमम चेंज इन प्रेशर साइन ओमेगा kx माइनस ओमेगा। अगर ये 1D वेव है तो 1D वेव में वेव्स ऑन स्ट्रिंग में ये होता था स्ट्रिंग का डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का। साउंड में होता था चेंज इन प्रेशर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में होता था ये इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड, फिजिकल क्वांटिटी चेंज हो जाता है। यहाँ जो क्वांटिटी उसको कहा गया साई एक वेव फंक्शन होता है। साई इज इक्वल टू हम कह सकते हैं साई नॉट साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस डेल्टा। ना ये साई क्या है, कैसी ये बिहेव करता है, इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं। साई का एज सच कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन साई का स्क्वायर जो होता है, जो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है, वो वेव में क्या बताता है, इंटेंसिटी बताता है। किसी वेव में इंटेंसिटी जो होता है वो था प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू दिस यहां पे जो इंटेंसिटी होगा वो होगा प्रोपोर्शनल टू साई स्क्वायर, होगा साई नॉट का स्क्वायर। नाउ यहां पर इंटेंसिटी का मतलब है, यहां ये वेव कुछ इस टाइप से होता है। ये वेव जो है, मतलब ये समझो, हम इसको इस तरह से विजुअलाइज कर रहे हैं कि जो पार्टिकल है ना, जो पार्टिकल है वो यहां कहीं है, वो पार्टिकल यहां कहीं है, वो पार्टिकल यहां से यहां के बीच में कहीं है। तो हम इसको इस तरह से विजुलाइज कर रहे हैं। तो ये कोई वेव बनता नहीं है, समझो, ये फिजिकली कोई वेव बनता नहीं है। जब पार्टिकल चलता है बहुत तेज, जब पार्टिकल बहुत तेज चलता है तो वो डीलोकलाइज हो जाता है, मतलब पता नहीं चलता पार्टिकल है कहां, उसको एग्जैक्टली लोकेट नहीं कर पाते हैं। जनरली हम क्या करते हैं, पार्टिकल जब चल रहा है तो यहां पर है पार्टिकल, तो यहां पर है, इसके लेफ्ट राइट में नहीं है। वो कब होता है, जो स्पीड थोड़ा कम होता है। जब स्पीड ज्यादा होता है तो पार्टिकल यहां से यहां के बीच में कहीं भी, तो ये जो तुमको फंक्शन दिख रहा है ये वेव नहीं बन रहा है, ये कोई दिखने में या फिजिकल क्वांटिटी का वेव नहीं है। ये क्या है समझो, ये जो तुमको दिख रहा है फंक्शन, ये बता रहा है कि पार्टिकल की यहां पाने की इस पॉइंट पे पार्टिकल ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है, यहां कम टाइम स्पेंड, यानी यहां पे पार्टिकल की प्रेजेंस स्ट्रॉन्गर है। हम कहते हैं यहां पर पार्टिकल हैज स्ट्रॉन्गर प्रेजेंस हियर, and the particle has
lesser presence here, lesser presence here। और सर ये क्या हुआ सर? ये स्ट्रॉन्गर और कम प्रेजेंस का मतलब क्या है? जब पार्टिकल को नहीं देख पा रहे हैं तो स्ट्रॉन्गर और वीकर प्रेजेंस का मतलब क्या है? स्ट्रॉन्गर और वीकर प्रेजेंस का मतलब क्या है? सोचो, मेरे पास एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, और ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम इस -a से लेकर और +a तक SHM कर रहा है। -a से +a तक ये SHM कर रहा है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, एक डंडा लेके आंख बंद किए हुए और हम डंडा लेके यहां मार। क्या चीज सर? वो कट रहा है साइड का। हम क्या कर रहे हैं, एक डंडा लेके इसको हिट कर रहे हैं, ऐसे हम इसको ऐसे हिट कर रहे हैं एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे। हम एक डंडे इसको यहां हिट कर रहे हैं। तो ये बताओ, इसके ब्लॉक से टकराने की प्रोबेबिलिटी कहाँ ज्यादा है, यहां या यहां? मतलब ये ब्लॉक जो है अपने पूरे टाइम पीरियड में, अगर उसकी टाइम पीरियड टी है, एक साइकिल की टाइम पीरियड टी है, तो क्या ये ब्लॉक हर जगह इक्वल टाइम स्पेंड कर रहा है? नो सर। नहीं कर रहा है। नो सर। यहां अगर एक लेंथ लेते हैं dx, यहां एक लेंथ लेते हैं dx, और यहां एक लेंथ लेते हैं dx, सेम लेंथ, पार्टिकल यहां ज्यादा समय तक अपना समय दे रहा है, यहां दे रहा है? यहां दे रहा है। यहां स्पीड कम है, तो यहां ज्यादा समय भी बिता रहा है, यहां कम समय बिता रहा है। यानी अगर यहां हम इसको हिट करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग ज्यादा है, क्योंकि जब तक हम इसको यहां से यहां लाएंगे और दूसरी बार लाएंगे, यानी ज्यादा समय स्पेंड कर रहा है, क्योंकि तुम एक पर्टिकुलर लेंथ के किसी चीज को हिट कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या? हम ये कह सकते हैं द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल। एक मिनट, हेलो हाँ हेलो, क्या? इसका मतलब है कि ये ज्यादा समय यहां स्पेंड कर कम समय, यहां ये जल्दी निकल जाएगा। तो उसी तरह से यहां पर हम कह रहे हैं ये पार्टिकल ज्यादा समय यहां बिता रहा है, मोर टाइम हियर। उल्टा है, यहां पर अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी वेव बनाते हैं, इस तरह बनती है, ऐसे बनती है, समझ रहे हो? यहां इसकी वेव इस तरह बनती है, यहां इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है और यहां इसकी प्रोबेबिलिटी कम है। यहां इसकी प्रोबेबिलिटी कम है पाए जाने की और यहां इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो ये जो तुम्हारा फंक्शन दिख रहा है ना, ये कोई वेव नहीं है, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का स्क्वायर है, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है। अब प्रोबेबिलिटी जो है, प्रोबेबिलिटी कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, प्रोबेबिलिटी कोई मेजरेबल क्वांटिटी नहीं है। ऐसा नहीं उसको तुम फ्रीक्वेंसी है, इंटेंसिटी है, प्रोबेबिलिटी एक मैथमेटिकल क्वांटिटी है, फिजिक्स की क्वांटिटी नहीं है, ये मैथ की क्वांटिटी है। ये एक फंक्शन है, ये फंक्शन भले है बट वो फंक्शन जो है वो कोई मेजरेबल क्वांटिटी नहीं है। तो समझना, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होता है, ये इस तरह से दिखता है। इसका मतलब है हम अगर क्लासिकल फिजिक्स की बात करें तो ये जो इसका मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी का पॉइंट है, जो इसका मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी का पॉइंट है, हम उसको कहते थे प्रेसाइज पॉइंट P। बट यहां पर ऐसा नहीं, यहां पर ये यहां से यहां कहीं पाया जा सकता है। ये बात और है कि यहां पे पाने की प्रोबेबिलिटी कम है, यहां पाने की प्रोबेबिलिटी कम है, यहां सबसे ज्यादा है, बट गारंटी नहीं है
गारंटी नहीं है किसी मोमेंट में कह दें यही होगा, यहाँ पे होने की चांस ज्यादा है, बट हो सकता है पार्टिकल उसमें यहाँ हो। तो हम पार्टिकल को पार्टिकल के रूप में विजुलाइज नहीं कर रहे हैं, हम पार्टिकल को एक फ्लक्चुएटिंग चीज के रूप में विजुलाइज कर रहे हैं, जो एक बक्से के अंदर फ्लक्चुएट कर रहा है। वो इस तरह से फ्लक्चुएट कर रहा है कि यहां पर वो ज्यादा समय बिता रहा है, यहां पर ये कम समय बिता रहा है। ये होता है फंक्शन। तो ये जो पूरा चीज है ना, उसको बोलते हैं मैटर वेव, वो उसके साथ एसोसिएटेड होता है। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली इक्वेशन, लैम्डा की वैल्यू होती है h/mv। ये तुम पढ़े हुए होंगे, लैम्डा इक्वल टू होता है h/mv। ये तो केमिस्ट्री में पक्का पढ़ा होगा, ठीक। ये होता है h/√2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी इंटू वेलोसिटी इंटू m हो जाएगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, हाफ mv²। इसको तुम लिख सकते हो h/√2 टाइम्स ऑफ, अगर कोई चार्ज पार्टिकल q को एक्सीलरेशन v पोटेंशियल में एक्सीलरेट कर दो, तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होती है, अगर किसी पार्टिकल को जिसकी काइनेटिक एनर्जी, तुम जानते हो काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, q इंटू v नॉट क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। अगर किसी चार्ज को पोटेंशियल डिफरेंस v0 में एक्सीलरेट कर दो, तो उसको गेन इन काइनेटिक एनर्जी होता है qv0, जो तुम डाल सकते हो qv0 इंटू m डाल सकते हो। चलो, अगर आपको लैम्डा, इसको बोलते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ, वैसे तो कोई लिमिट नहीं है, लैम्डा सब कुछ सबके साथ एसोसिएटेड होता है, लेकिन अगर इफ लैम्डा डी ब्रोगली इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डी क्या है, साइज ऑफ ऑब्स्टेकल और ओपनिंग। अगर तुम्हारा साइज ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ बड़ा है या कंपेरेबल है उस छोटे से होल के डायमेंशन से, वो साइज ऑफ द होल है या साइज ऑफ द ऑब्स्टेकल है जिससे किसी चीज को तुम रोक रहे हो, तो उस केस में ये दिखता है। उस केस में देन वेव नेचर इज एग्जिबिटेड, तब वेव नेचर दिखने लगता है, उसका इफेक्ट दिखने लगता है। लेकिन अगर लैम्डा डी बहुत ही छोटा है डी से, तो नहीं दिखता है, नॉट वेव नेचर नॉट सीन। इसका मतलब क्या है, एक पर्टिकुलर चीज वेव है या नहीं है, वो डिपेंड करेगा ऑब्स्टिकल पे। इमेजिन करो कि लैम्डा डी ब्रोगली आ रही है 10⁻⁻10 मीटर 1 एंगस्ट्रॉम। मान लो कि चीज की लैम्डा डी ब्रोगली आ रही है 10⁻10 मीटर, और जो तुम्हारा साइज है, जो तुम्हारा होल है, और ये किसी चीज पे गिर रहा है, और ये जो होल है, इस होल की जो डायमीटर है, इस होल की जो साइज है, वो मान लो 1 मिलीमीटर है, तो ये कैसा बिहेव करेगा, ये वेव नेचर नहीं शो करेगा, क्योंकि ये जो 1 मिलीमीटर है ये बहुत बड़ा है कंपेयर टू 10⁻10 मीटर के, ये वेव नेचर नहीं शो करेगा, नो वेव नेचर। लेकिन अगर लैम्डा डी ब्रोगली की वैल्यू 10⁻10 मीटर है, और ये ओपनिंग भी क्या है 10⁻10 मीटर है, ये ओपनिंग जो है साइज ऑफ स्लिट विथ, इसको क्या बोलेंगे, स्लिट विथ। अगर स्लिट की विथ जो है 10⁻10 मीटर है, तो ये डिफ्रैक्शन शो करेगा, ये पार्टिकल आएगा और ये ऐसे डिफ्रैक्शन शो करेगा। ये 1 मिलीमीटर है, सॉरी ये अगर 10⁻10 मिलीमीटर है, -10 मीटर है, ये डिफ्रैक्शन इफेक्ट शो करता है, ये वेव की तरह बिहेव करेगा। तो हमको डे टू डे लाइफ में क्यों नहीं वेव नेचर दिखता है, क्योंकि हमारे कोई भी साइज, हम मान लो h का क्या है, ऑर्डर ऑफ h कितना है 10⁻34, ऑर्डर ऑफ h कितना है 10⁻34। मास हम डे टू डे लाइफ में कितना भी छोटा लेंगे, हम कितना भी बड़ा लेंगे छोटा लेंगे और वेलोसिटी लेंगे,
तो इसकी वैल्यू जब तक, इन दोनों का प्रोडक्ट जब तक लगभग, मान लो इसका प्रोडक्ट हम जनरली मान लो 1 kg का कोई बॉडी है और इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, कितना हो गया 10⁻34। अब अगर हम कोई ऐसा साइज ले जो 10⁻34 मीटर के ऑर्डर का हो तब उसको दिखेगा, तो डे टू डे लाइफ में नहीं दिख पाता है, लेकिन सब एटॉमिक पार्टिकल्स में दिखता है, ठीक है, लेकिन सब एटॉमिक पार्टिकल्स में दिखता है। इलेक्ट्रॉन के केस में इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला है, इलेक्ट्रॉन के केस में इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला है, वो क्या है? इलेक्ट्रॉन के केस में इसको आप लिख सकते हैं लैम्डा इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू लैम्डा डी ब्रॉगली ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, लैम्डा डी ब्रॉगली ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है अंडर रूट ऑफ 150 बाय एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम। जैसे अगर किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी दी हुई 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर किसी कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है किस स्पीड से? 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, यहां क्या डालोगे? 6 इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 150/6 कितना हो गया? 25 का रूट कितना हो गया? 5 एंगस्ट्रॉम उसकी एनर्जी होगी, उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ होगी। अब मैं तुमसे अगर ये पूछूं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कोई मैक्सिमम काइनेटिक से अगर कोई इलेक्ट्रॉन निकल गया उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होगी, तो तुम यहाँ क्या करोगे? hc/λ -5 वही होगा ना, k max, समझ रहे हो ना? अगर hc/λ की वैल्यू एनर्जी ऑफ ईच फोटोन 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मान लो hc/λ की वैल्यू 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और वर्क फंक्शन है कितनी? 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो k max कितनी आएगी? 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इलेक्ट्रॉन का डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालना है, सीधे यहाँ 6 डाल दो, आ जाएगा 5 एंगस्ट्रॉम, ठीक, 5 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक। इसमें कोई डाउट है किसी को? चलिए नाउ अब हम आपको ये बताना चाहते हैं मैटर वेव्स में कि मैटर वेव्स के केस में अगर हम किसी पार्टिकल को देखें तो एक दो केस में हम इसको इस तरह, तो हमने एक फॉर्मूला देख लिया, लैम्डा इज इक्वल टू होता है h/mv, ये हमने क्या लिखा? h/√2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी इंटू मास, h/√2 टाइम्स ऑफ q इंटू v0 इंटू m, दैट इज इक्वल टू √of 150 बाय एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट्स, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू एंगस्ट्रॉम में। तो अगर आपसे हम ये पूछें, ये गन है और इस गन ने एक बुलेट फायर किया, पहले ये गन और बुलेट रेस्ट पे था, तो क्या दोनों का मोमेंटम सेम होगा मैग्नीट्यूड में? Yes. क्या दोनों का मोमेंटम सेम होगा? बिल्कुल। इसकी वेलोसिटी u होगी, इसकी v होगी, बट mu और mv बराबर होगा, इसीलिए दोनों का क्या होगा? सेम, दोनों का डी ब्रॉगली वेवलेंथ सेम होगा, दोनों का लैम्डा सेम होगा, पहली बात। दूसरी बात आपसे रेशियो जो है पूछेगा, एक अल्फा पार्टिकल को और एक इलेक्ट्रॉन को या एक प्रोटॉन को सेम वोल्टेज में एक्सेलरेट कर दिया गया है, तो पूछेगा कि दोनों के लैम्डा का रेशियो निकालो, लैम्डा डी ब्रॉगली का रेशियो निकालो। तो क्या करोगे? दोनों का चार्ज देख लेना, एक पे चार्ज q है, एक पे 2q है, एक पे e है, एक पे 2e है, एक पे 4e है, क्या है? वोल्टेज का रेशियो क्या है? मास, तुम जानते हो मास ऑफ प्रोटॉन अगर m है तो मास ऑफ न्यूट्रॉन क्या होगा? मास ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या होगा? 4m होगा, ठीक है, ठीक। मैटर वेव्स के साथ कुछ प्रॉपर्टीज है, तो नोट शेयर किए वैसे हम देख लेना, उसमें मैटर वेव्स के साथ कुछ प्रॉपर्टी है। It is not a physical wave. It is not a physical wave. Matter waves are not a physical wave.
it is a probability wave according to Max Born. According to मैक्स बॉर्न ने कहा था कि साई का भले कोई इंपॉर्टेंस ना हो, बट साई स्क्वायर बताता है कि वहां पर प्रोबेबिलिटी कितनी, जहां साई स्क्वायर ज्यादा होती है वहां पर ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। श्रोडिंगर ने बताया। क्या चीज? साई स्क्वायर बोला? यस सर। केमिस्ट्री में बताया गया होगा नहीं? यस सर। श्रोडिंगर ने स्क्रॉडिंजर ने साई ड्राइव किया था, साई स्क्वायर का इंटरप्रिटेशन मैक्स बॉर्न ने किया था, उसको बोलते हैं मैक्स बॉर्न एक्सप्लेनेशन। मैक्स बॉर्न एक्सप्लेनेशन। आइगन वैल्यू जो है फंक्शन निकाल के उसका जो वो होता है, श्रोडिंजर ने तो वो जनरल वेव डिराइव किया था, उसने साई को डिराइव किया था। साई स्क्वायर का एक्चुअली मीनिंग क्या होता है मैक्स बॉर्न ने बताया था। ठीक है, दूसरा नेक्स्ट पॉइंट ये है कि मैटर वेव्स कैन प्रोपेगेट इन वैक्यूम। मैटर वेव्स आर नॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इसमें कोई इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड नहीं वेरी करता है, एंड कैन ट्रेवल इन वैक्यूम, देयरफॉर दे आर नॉन मैकेनिकल वेव्स। इसको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए नॉन मैकेनिकल वेव्स है। चौथा जो बोर्स का ऑर्बिट होता है, इसमें दो टाइप की वेलोसिटी होती है। इट हैज टू वेलोसिटीज, वन इज ग्रुप वेलोसिटी एंड वन इज फेज वेलोसिटी। ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी। ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी। अगर एक पार्टिकल, दो पार्टिकल साथ चल रहे हैं तो उनकी एक ग्रुप वेलोसिटी होती है और एक फेज वेलोसिटी होती है। तो यहां पर एक चीज समझने वाली बात है कि जो फेज वेलोसिटी होती है, फेज वेलोसिटी ये बताएंगे क्या होता है, कैन एक्सीड स्पीड ऑफ लाइट। कैन एक्सीड स्पीड ऑफ लाइट। और यहां कोई कंट्राडिक्शन नहीं है, क्योंकि पार्टिकल की स्पीड ऑफ लाइट को नहीं पार कर सकती है। किसी पार्टिकल की स्पीड ऑफ लाइट को क्रॉस नहीं कर सकती है। किसी नॉन फिजिकल क्वांटिटी, किसी फंक्शन का रेट ऑफ चेंज पार कर सकता है। किसी फंक्शन का रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन जो है वो उसको पार कर सकता है। ठीक है, देखते हैं क्या होता है, ठीक। तो सबसे पहले तो ये समझो कि जब ये हाइपोथेसिस दिया गया तो बहुत लोगों को ये पचा नहीं। तो एक साइंटिस्ट थे डेविसन एंड जर्मर, दोनों थे डेविसन, उन्होंने इसको वेरीफाई करने की कोशिश की। उनका पर्पस था उसको रॉन्ग प्रूव करना, बट दे प्रूव्ड इट राइट। तो एक फेमस एक्सपेरिमेंट होता है डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। पढ़ा है केमिस्ट्री में? पढ़ा है कि नहीं? इसका पहला प्रूफ था डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। नो, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट के पढ़ने के लिए तुमको समझना पड़ेगा ब्रैग्स लॉ क्या होता है। ब्रैग्स लॉ पढ़ा है? ब्रैग्स लॉ पढ़ा है कि नहीं? सो बोले बताओ। यस सर। ब्रैग्स लॉ, BRAGGS, ब्रैग्स लॉ है? नहीं पढ़ा है, ठीक। तो डिवीजन जर्मर कहां से पढ़ेगा? चलिए, ब्रैग ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। ब्रैग जो था एक साइंटिस्ट था, उसको उसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला था। ब्रैग्स एक्सपेरिमेंट किया था। देखो ब्रैग्स लॉ क्या है। हम अगर किसी मेटल क्रिस्टल में इंटर एटॉमिक डिस्टेंस निकालना चाहते हैं, हम अगर किसी मेटल के अंदर इंटर एटॉमिक डिस्टेंस निकालना चाहते हैं, किस प्रोसेस से? इंटरफेरेंस के प्रोसेस। तो ब्रैग्स लॉ क्या था? पहले सो देखो, पहले ब्रैग्स लॉ देखोगे। इसने क्या किया था? टू फाइंड इंटर एटॉमिक डिस्टेंस in a solid crystal. Let us take in a metal crystal.
इन ए मेटल क्रिस्टल। इसने इंटर एटॉमिक डिस्टेंस निकाला था कहाँ पे? मेटल क्रिस्टल पे। कैसे निकाला था देखो, कैसे निकाला था देखो। इसने क्या किया, एक निकल लिया, इसने एक निकल का जो है क्रिस्टल लिया इस तरह से। एक निकल के क्रिस्टल में क्या होता है कि इसमें लैटिस पॉइंट्स होते हैं, इसमें मेटल्स होते हैं, इसमें मेटल्स इस तरह से अरेंज रहते हैं। यहां एक एटम है, एक एटम यहां, एक एटम, ये जो बोलते हैं लैटिस पॉइंट्स। क्या बोलते हैं इसको? लैटिस पॉइंट्स। ये एटम्स है, ये निकल क्रिस्टल है और इसमें ये जो है एटम्स है। तो अगर आप इसके ऊपर लाइट गिराइएगा ना, अगर आप इसके ऊपर लाइट गिराइएगा इस तरह से, मान लो, तो इसको स्कैटर करता है। स्कैटर मतलब क्या होता है? ये इसको डिस्पर्स करता है, ये इसको डिस्पर्स कर देगा, या एक तरह से समझो इसको रिफ्लेक्ट कर देगा। दूसरा वेव मान लो यहां गिर रहा है, ऐसे करके इसको यहां से क्या करेगा? डिस्पर्स कर देगा। सही है ना? यहां लाइट गिर रहा है, यहां पैरेलल वेव फ्रंट गिर रहा है, ये पैरेलल वेव फ्रंट है और ये भी पैरेलल बन जाएगा, लगभग पैरेलल। तो यहां तक ये दोनों साथ आया था, यहां ये टकराया और रिफ्लेक्ट कर, एक तरह से देखा जाए तो यहां से ये इंसिडेंट बीम था, इंसिडेंट रेज थे, पैरेलल रेज थे, और ये बहुत दूर जाके कहीं ये इंफिनिटी में मिलता है और ये दोनों जाके इंटरफेयर करता है। दिस रे 1 एंड दिस रे 2 इंटरफेयर, समवेयर दे इंटरफेयर। रे 1 एंड 2 इंटरफेयर, रेज 1 एंड 2 इंटरफेयर। नाउ अगर आप इसको मेजर करना चाहते हैं तो समस्या क्या होती है, हम क्या बताएं? अगर ये तुम चाहते हो इसको डिफ्रेक्ट करे, अगर तुम चाहते हो ये इसको डिफ्रेक्ट करे, ग्रेटिंग की तरह काम करे, तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये वेवलेंथ के ऑर्डर का होना चाहिए या वेवलेंथ से छोटा होना चाहिए। अब इसकी डिस्टेंस जो होती है निकल क्रिस्टल में, निकल क्रिस्टल में इसकी जो डिस्टेंस होती है वो होती है 0.091 नैनोमीटर। 0.091 यानी कि 91 पिकोमीटर, यानी 91 पिकोमीटर या 0.91 एंगस्ट्रॉम, 0.91 एंगस्ट्रॉम। तो अगर तुम इसको डिफ्रेक्ट करना चाहते हो, इसकी वेवलेंथ इसके ऑर्डर की चाहिए। ये तुम्हारी डी है, ये तुम्हारा वेवलेंथ इसके ऑर्डर का चाहिए। तो विजुअल में तो पॉसिबल नहीं है, विजुअल में तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए ब्रैग को यहां क्या यूज करना पड़ा? एक्सरे यूज करना पड़ा। सो ही यूज्ड एक्सरे, तो ही यूज्ड एक्सरेज, इसने एक्सरे यूज किया। कौन सा? इसने जो एक्सरे यूज किया था ये पता नहीं था, देखो ये वैल्यू पता नहीं था, ये तो बाद में पता चला। इसने यहां एक एक्सरे यूज किया जिसका लैम्डा था 0.165 नैनोमीटर। उसने एक लैम्डा यूज किया, एक ऐसा एक्सरे यूज किया जिसका लैम्डा नोन था, एक उसने एक ऐसा यूज किया जिसका लैम्डा जो था वो नोन था, 0.165 नैनोमीटर। तो जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली सेम हो, जरूरी नहीं कि सेम हो, कंपेरेबल होना चाहिए। तो उसको ये पता था कि इस ऑर्डर का है, डिस्टेंस बहुत कम है, इसने ये वैल्यू लिया। जब इसने ये वैल्यू लिया और इस लाइट को गिराया, इसने यहां इसको कितने पे गिराया? इसने यहां पर इसको गिराया 25 डिग्री पे। इसने यहां पर इसको नॉर्मल के साथ कितने पे गिराया? 25 डिग्री। इस नॉर्मल के साथ इसने इसको 25 डिग्री पे, ये 25 डिग्री पे रिफ्लेक्ट हो गया। यानी इसके साथ, प्लेन के साथ कितना था? इस प्लेन के साथ एंगल कितना होगा? 65 डिग्री होगा ना? 65 डिग्री पे गिराया। गिराया इस तरह नहीं, वो उसने चेंज किया। इसने क्या किया? ये लिया, देखो जो जो नोन है मैं बता रहा हूं, ये तो अननोन, इसको हम बाद में निकालेंगे। बस हमको ये पता है कि ये डी जो है ना, ये कंपेरेबल टू लैम्डा है। ये इंटर एटॉमिक डिस्टेंस जो है
वो नैनोमीटर में है, नैनोमीटर या एंगस्ट्रॉम में है। तो इसलिए विजुअल लाइट गिराएंगे तो ये डिफ्रैक्शन नहीं शो, ये वेव नेचर शो नहीं करेगा, डिफ्रैक्शन शो नहीं करेगा। तो इसने क्या किया, एक्सरे लिया। एक्सरे एक एक्चुअल में वेव है, एक्सरे इज नॉट ए de Broglie wave, it is an actual wave, it is an actual wave। तो इसने शो गिराया, तो इसने देखा कि लाइट यहां से गया, तो ये और ये वेव जो था यहां तक तो दोनों साथ थे, यहां तक तो दोनों साथ थे ना, यहां के बाद भी दोनों ये और ये कट जाएगा ना इन्फिनिटी तक में, क्योंकि यहां से अगर ड्रॉप कर दो परपेंडिकुलर, यहां से इन्फिनिटी और यहां से इन्फिनिटी सेम होगा, यहां तक ये और ये इक्वल था, पैरेलल बीम है। तो डिफरेंस कहां आया, सो बताओ डिफरेंस कहां आया, डिफरेंस आया यहां और डिफरेंस आया यहां, यही ना। नीचे वाला वेव पहले वाले वेव से इतना डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल किया ना, यस सर। इसकी वैल्यू आएगी दिस प्लस दिस 90, दिस प्लस 90, ये हो गया 65 डिग्री, ये हो गया 65 डिग्री, ये हो गया 65 डिग्री। और ये डिस्टेंस डी है, अगर इंटर एटॉमिक डिस्टेंस डी है तो ये कितना है बताओ, डी साइन 65 डिग्री आएगा। ये भी कितना आएगा, डी साइन 65 डिग्री आएगा, है कि नहीं, बताइए। बस देखते हैं। ये डी साइन 65, ये भी डी साइन 65, तो ये डिस्टेंस अगर डी है तो ये एक्स्ट्रा चला, यहां तक सेम था, देखो पैरेलल वेव फ्रंट है, यहां तक सेम था, कट गया, डी साइन 65 ज्यादा चला। हाँ ये एक बार इधर एक बार इधर, तो यहां जो पार्ट डिफरेंस आएगा x2 माइनस x1, 2d sin 65। 2d साइन 65 डिग्री। अगर हम चाहते हैं कि ये मैक्सिमा बने, अगर हम चाहते हैं कि ये मैक्सिमा बने, और हम चाहते हैं इन दोनों के बीच में क्या हो, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो, हम चाहते हैं इनके बीच में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो, तो इसको किसके इक्वल होना चाहिए, 2d, बहुत ज्यादा जूम, क्या हो गया, आपने ज्यादा ही जूम कर दिया है। एक मिनट, तो क्या इसको 2d साइन 65 डिग्री को क्या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए इस पाथ डिफरेंस को होना चाहिए 2d साइन 65 डिग्री इज इक्वल टू एन लैम्डा। यस सर। मिनिमम के लिए एन को क्या होना चाहिए 1, इसको बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमम, इसको क्या बोलेंगे फर्स्ट मैक्सिमम या फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमम बोलेंगे ना। यस सर। तो अगर तुमको ये पता है, 2 पता है, साइन 65 डिग्री पे मैक्सिमम आ रहा था, उसने क्या किया, यहां पर एक डिटेक्टर रखा इस तरह से, ये एक सर्कुलर डिटेक्टर है, समझो ये एक सर्कुलर डिटेक्टर है, या यूं समझ लो यहां पर जो है एक जिंक सल्फाइड का कोटिंग है, यहां एक जिंक सल्फाइड का, या एक ऐसा फोटोग्राफिक प्लेट है जिसपे जब एक्सरे जो है गिर जाएगा वहां एक फोटो एनर्जिक रिएक्शन हो जाएगा, यानी वहां कोई मार्क आ जाएगा। जैसे इसमें क्या होता है, एक्सरे में क्या होता है, जहां लाइट गिरता है वो ब्लैक होता है, और जहां पे बोन उसको स्टॉप कर देता है, जहां लाइट नहीं गिरता वो व्हाइट ही रहता है, यही ना, ये होता है ना। एक्सरे में क्या होता है, एक्सरे आ रहा है, बॉडी के पूरे मसल्स को पार कर जाता है, पीछे एक प्लेट होता है रखा हुआ, तो क्या होता है कि जहां जहां लाइट गिर गया यानी मसल को पार करके उस प्लेट में वो सब ब्लैक हो जाता है, और जहां लाइट नहीं गिरा वो व्हाइट ही रहता है, कोई रिएक्शन होता है। तो यहां भी हम रिएक्शन करा सकते हैं। तो हम क्या देखते हैं, यहां पर इंटेंसिटी इस तरह से था, ऐसे हो रहा है, और तुम इसमें घूमोगे ना तो तुम क्या देखोगे, यहां पर इंटेंसिटी मैक्सिमम है, मतलब क्या है, यहां पर जो है वेव्स कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहा है, यहां मैक्सिमा बन रहा है, ऐसा उठता नहीं है, कोई चीज उठता नहीं, ये हम इंटेंसिटी शो कर रहे हैं। यहां पर ब्राइटेस्ट होता है, यहां सबसे ज्यादा इंटेंसिटी होगा, यहां पे डार्क होगा, फिर ब्राइट होगा, फिर डार्क होगा, क्योंकि जब तुम इस एंगल को चेंज करोगे, 25 डिग्री को चेंज करोगे, बढ़ाओगे, इस 65 डिग्री को क्या करोगे तुम, घटाओगे, तो तुम्हारा मैक्सिमम मिनिमम का कंडीशन मिलेगा ना। यस सर। जब ये वैल्यू कितना होगा लैम्डा,
जब ये वैल्यू कितना होगा लैम्डा, ये मिलेगा। जब इसको कर दोगे क्या तुम 3 लैम्डा बाई 2, क्या मिलेगा? डार्क मिलेगा। डार्क में n+1/2। तो उस केस में ये थीटा कुछ और होगा, फिर इसको डालोगे 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा, फिर मिलेगा मैक्सिमम। तो मैक्सिमम मिनिमम मिल रहा था, उसको उसने कहा था ब्रैग्स ने। तो ये उसने पहला मैक्सिमा निकाला, उसमें इसको क्या क्या पता था, उसमें इसको ये लैम्डा पता था, उसको ये लैम्डा नोन था, एक्स रे का जो सोर्स था उससे इसको ये लैम्डा नोन था। तो इसने क्या निकाला, इसने बोला 2d sin 65 डिग्री इज इक्वल टू लैम्डा, और लैम्डा चूंकि एक्स रे का उसको पता था 0.165 नैनोमीटर, तो उसने यहां से d की वैल्यू निकाली 0.091 नैनोमीटर। उसने बोला कि इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, यहां तुम साइन 65 दे दो, डाल दो, 0.091 नैनोमीटर उसको वैल्यू आ रहा था। ठीक, ये ब्रैग ने इक्वेशन किया था, ये ब्रैग ने एक्सपेरिमेंट किया था यूजिंग एक्सरे, एंड एक्सरे इज ए वेव। समझ गए? ये ब्रैग का इक्वेशन था, इसे क्वेश्चन पूछता है कई बार। ठीक, अब डिविसन एंड जर्मर ने सोचा कि अच्छा, अगर इलेक्ट्रॉन वेव बन जाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन वेव बन जाएगा तो एक काम करते हैं, इस एक्सरे को निकाल देते हैं और इस एक्सरे की जगह इलेक्ट्रॉन गिरा देते हैं, सेम डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रॉन का बीम गिरा देते हैं और इलेक्ट्रॉन वेव बन जाएगा। और अगर हमको लैम्डा डी ब्रॉगली इलेक्ट्रॉन का कितना चाहिए, लैम्डा ऑफ द एक्सरे कितना था 0.165 नैनोमीटर, और हमको ये लैम्डा चाहिए क्योंकि हम इक्विवेलेंटली रिप्लेस कर रहे हैं, हम वेव की जगह पार्टिकल गिरा रहे हैं जो अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली वेव की तरह बिहेव करेगा। अगर हमको यही वेवलेंथ चाहिए तो ये होना चाहिए अंडर रूट ऑफ 150 बाय एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही ना, एंगस्ट्रॉम होना चाहिए। तो इसने इसको सॉल्व किया, ये आ रहा था E इज इक्वल टू 54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना? 54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी 54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के 54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के एनर्जी का इलेक्ट्रॉन जो है उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली इक्वेशन, उसकी मैटर वेव की वेवलेंथ आ रही थी 0.165 नैनोमीटर। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक्सरे को हटा दिया, हटाओ एक्सरे को, और इन्होंने इलेक्ट्रॉन का बीम गिरा दिया, इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन का बीम गिरा दिया, इन्होंने एक्सरे की जगह इलेक्ट्रॉन का बीम गिरा दिया जिसकी काइनेटिक एनर्जी थी 54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी अकॉर्डिंग टू बोर्स डी ब्रॉगली इक्वेशन इसका वैल्यू, इसका लैम्डा वही आ रहा है जो एक्सरे का था। इन्होंने गिरा दिया, बोला अगर इलेक्ट्रॉन वेव है, अगर इलेक्ट्रॉन वेव तरफ बिहेव करे, इलेक्ट्रॉन को वही चीज देना चाहिए, इलेक्ट्रॉन को वही फंक्शन देना चाहिए, यानी इलेक्ट्रॉन को यहां पर स्कैटर होने के बाद इलेक्ट्रॉन को यहां सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को पहुंचना चाहिए और यहां किसी इलेक्ट्रॉन को नहीं पहुंचना चाहिए। अगर 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन गिरा रहे हैं बीम में तो यहां पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को यहां तक पहुंचना चाहिए और यहां बिल्कुल इलेक्ट्रॉन को नहीं पहुंचना चाहिए, है ना? समझ रहे हो? Yes. और वही हुआ, और वही हुआ यूं कि जब इसकी जगह इसको गिराया गया, जब इसकी जगह इसको गिराया गया तो इलेक्ट्रॉन यहां पर सबसे ज्यादा पहुंचा, यानी यहां इलेक्ट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ और यहां इलेक्ट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन का मिनिमम बन रहा था, डार्क बन रहा, यहां कोई इलेक्ट्रॉन पहुंच ही नहीं रहा था। फिर इन्होंने क्या किया, इस एंगल को थोड़ा सा बढ़ाया या घटाया, दोनों केस में यहां पे उन्होंने देखा कि इंटेंसिटी घट गई। इस 25 डिग्री को थोड़ा सा बढ़ाया या घटाया, यानी ये कंडीशन को डिस्टर्ब किया, तो फिर से देखा, यानी कि अगर हम आंख बंद करके एक्सपेरिमेंट कर दें, हम आंख बंद करके एक्सपेरिमेंट कर दें, तो मेरे पास कोई ऐसा तरीका नहीं बताने का कि ये एक्सरे से हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन से हो रहा है। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन का जो वेव नेचर था वो डेमोन्स्ट्रेट हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन स्कैटर नहीं करता है, इलेक्ट्रॉन कोलाइड करता है, इलेक्ट्रॉन कोलाइड करता है, इलेक्ट्रॉन स्कैटर नहीं करता है, इलेक्ट्रॉन कोलाइड करता है, इंटरफेरेंस नहीं करता है।
इलेक्ट्रॉन में 1 + 1 2 होता है, बट यहां पर 1 + 1 4 था और यहां पे 0 था। होना क्या चाहिए था, एक इलेक्ट्रॉन प्लस एक इलेक्ट्रॉन, यहां कितना हो 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यहां कितना हो 2 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। बट यहां पे क्या हो रहा था, 4 इलेक्ट्रॉन पहुंच रहा था और यहां एक भी नहीं पहुंच रहा था। तो एकदम मतलब रिमार्केबल एक्सपेरिमेंट था, एग्जैक्टली मैच हो रहा था, एग्जैक्टली मैच हो रहा था। उसके इसको और जगह यूज किया, इसको डिवीजन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। दिस इज द फर्स्ट प्रूफ। इस एक्सपेरिमेंट को डिवीजन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, डिवीजन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, इसमें याद रखना दिस इज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ डुअल नेचर और ऑफ मैटर वेव्स। आज के डेट में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एक ऐसा माइक्रोस्कोप होता है जिसका रिजॉल्विंग पावर बहुत ज़्यादा होता है, उसका रिजोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, विजुअल लाइट से ज़्यादा होता है। उसमें हम इलेक्ट्रॉन को एज ए वेव यूज़ करते हैं, उसमें हम इलेक्ट्रॉन को एज ए वेव यूज़ करते हैं किसी चीज़ को देखने के लिए। हम लाइट यूज़ नहीं करते हैं, विजुअल नहीं, हम इलेक्ट्रॉन को वेव बनाते हैं और उसके थ्रू हम किसी चीज़ को देखते हैं, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। वहाँ भी वेव नेचर का यूज़ करते हैं। तो डिवीजन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट के केस में तो 2-3 चीजें याद रखनी है। पहला, ये पहला एक्सपेरिमेंट था जिसने डुअल नेचर को, डी फॉर डुअल, डी फॉर डिवीजन जर्मर, तो डिवीजन जर्मर ने डुअल नेचर को प्रूव किया था कि एक इलेक्ट्रॉन को वेव नेचर होता है। ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था। किसी चीज का थ्योरेटिकली कहना और एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई होना बहुत बड़ी चीज होती है। प्रूव किया था कि ऐसा होता है। दूसरा, यहाँ तुमको 3-4 डेटा याद रखना है। पहला याद रखना है ये 54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है, एनर्जी 54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ना 53 ना 55, 54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरा, इसमें इंटर एटॉमिक डिस्टेंस होता है 0.91 नैनोमीटर और इस एनर्जी के इलेक्ट्रॉन की लैम्डा होती है 0.165 नैनोमीटर। तो इन्होंने ये सोचा, इनफैक्ट अगर तुम इसको बढ़ा दो 54 को 55 या 56 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तब भी यहां पर इंटेंसिटी घट जा रही थी। तुम जैसे इसको डिस्टर्ब करोगे ना, चाहे तुम इसको डिस्टर्ब करो या इसको डिस्टर्ब करो या फिर इसको तुम डिस्टर्ब करो, एंगल को बदल दो, लैम्डा को चेंज कर दो या इसको चेंज कर दो, डी को चेंज कर दो, तुम्हारा इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। तो वहां पे मैक्सिमा नहीं बनेगा, अब कुछ तो घटेगा। मैक्सिमा के दाएं बाएं दोनों साइड घटता ही है, तो घटेगा। तो यहाँ ये प्रूव हुआ था, ठीक है, इसको याद रखना, ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसने ब्रैग्स लॉ बता ही दिए हैं। ब्रैग्स लॉ का इक्वेशन याद रखना, 2d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा। n क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैक्सिमम। n क्या होता है, ऑर्डर। यहाँ जो 65 तुम लिए हो डिग्री, ये प्लेन के साथ है, ये प्लेन के साथ है। रे का एंगल किसके साथ, प्लेन के साथ। नॉर्मल के साथ कितना होता है, 25 डिग्री होता है। इसको एकदम याद रखो, ठीक है। अगर कहता ऑर्डर 2 तो n का वैल्यू क्या डालते हैं, 2। ऑर्डर 3 n का वैल्यू क्या डालते हैं, 3 डालते हैं। अगर एडवांस में इनकेस क्वेश्चन पूछेगा तो कुछ भी पूछ सकता है, 1 2 3 कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक। सेंट्रल मैक्सिमा के लिए, सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ नहीं बन पाएगा ना, क्योंकि सेंट्रल मैक्सिमा के लिए पाथ डिफरेंस चाहिए 0। यस सर। अब 0 के लिए क्या होना पड़ेगा, ऐसे गिरे पैरेलल और इस तरह से निकल जाए यहाँ पे। हाँ सर। अदरवाइज अगर यहाँ से वेव आया और यहाँ से वेव आया तो 0 तो यहीं मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। जैसे टिल्ट करोगे, हाँ ये बात, और जब ऊपर जाते जाओगे तो मैक्सिमम कितना मिल सकता है, इन्फिनिट पे ऊपर मिलेगा ना मैक्सिमम। एक आएगा ऐसे, ऐसे निकल जाएगा और एक आएगा ऐसे, ऐसे निकल जाएगा, 2D होगा ना, यस सर। 2D हो सकता है मैक्सिमम। बट इस स्क्रीन पे इंटेंसिटी का वेरिएशन बहुत ही मतलब ये था, डिस्टर्बिंग था उस टाइम के, बहुत सरप्राइजिंग था, क्योंकि पार्टिकल को वेव नेचर भी हो सकता है। और यहाँ वेव नेचर किस लिए दिख रहा था, क्योंकि ये इंटर डिस्टेंस से कंपेरेबल था। अगर यही डिस्टेंस हम कर देते 1 मिलीमीटर, सेम चीज में ये लगता है कि पार्टिकल है, वेव है ही नहीं। तो पार्टिकल है या वेव है, वो डिपेंड करता है कि जो सिचुएशन वो चीज एनकाउंटर कर रहा है वो कैसा है। सेम इलेक्ट्रॉन बीम अगर यहाँ पर 1 मिलीमीटर का विंडो होता तो कैसा बिहेव करता, वो बिहेव करता एज ए पार्टिकल, ठीक है, पार्टिकल।
ठीक है, समझो। और इसको प्रोबेबिलिटी क्यों बोलते हैं? अब तुम बोलोगे कि सर ऐसा क्यों हो रहा था कि यहाँ पे मैक्सिमा हो रहा था, या 4 हो गया, या 2 हो गया। यही प्रोबेबिलिटी आती है। देखो, वेव नेचर में क्या होता था, हम तो कहते थे कि ये लाइट गिरा और ये लाइट मान लो 10 वाट का है, हम कह रहे हैं ये पार्शली रिफ्लेक्ट कर रहा है और पार्शली ट्रांसमिट कर रहा है। ये 4 वाट रिफ्लेक्ट कर रहा है और ये 6 वाट ट्रांसमिट कर रहा है, मान लो रिफ्लेक्ट हो रहा है। वेव में यही कहते थे, ये 10 वाट गिरा, पार्शली रिफ्लेक्ट कर गया, पार्शली रिफ्रैक्ट कर गया। 10 में से 4 वाट मान लो रिफ्लेक्ट कर गया, 6 वाट ट्रांसमिट हो गया। वेव में क्या होता है, क्वांटम में क्या होता है समझो। यहां एक फोटोन गिरा, यहां एक फोटोन गिरा, इसी क्वेश्चन में ये एक फोटोन है। अब क्या होगा बताओ, ये एक फोटोन गिरा तो क्या होगा, क्या 2 टुकड़ों में टूट जाएगा? 40% इसका पार्ट इधर और 60% इधर, ऐसा नहीं होगा। इस एक फोटोन के साथ प्रोबेबिलिटी है, चांसेस हैं, 60% चांसेस है कि ये फोटोन रिफ्रैक्ट करेगा और 40% चांस है ये रिफ्लेक्ट करेगा, बट करेगा एक ही। 40% चांस है रिफ्लेक्ट करेगा, 60% चांस है ट्रांसमिट करेगा। इसका मतलब है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रिफ्लेक्टेड इज 0.4 एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रिफ्लेक्टेड इज 0.6। एक के बारे में कहें तो, और अगर हम कहें कि 100 फोटोन गिर रहे हैं तो उनमें से 40 फोटोन रिफ्लेक्ट करेंगे और 60 फोटोन रिफ्रैक्ट करेंगे, ट्रांसमिट करेंगे। बट उस 40 में कौन होगा, उस 40 में कौन होगा इधर और कौन इसमें जाएगा, ये बताना इम्पॉसिबल है। ये उसकी फेट है। इसी बोलते हैं पूरी की पूरी क्वांटम फिजिक्स चलती है प्रोबेबिलिटी पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ समथिंग। सर्टेनिटी किसी चीज की नहीं है। 100 फोटोन गिर रहा है तो उनमें से, उन 100 में से 40 फोटोन रिफ्लेक्ट होंगे, बट वो 40 कौन होंगे हम तब तक नहीं बता सकते हैं जब तक वो रिफ्लेक्ट हो ना जाए। उनका भविष्य क्या होगा पर्टिकुलर फोटोन का, वो हम प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं। जैसे टॉस कर रहे हैं, कितनी बार हेड और क्या आएगा, टेल है, तो ये होता है प्रोबेबिलिटी। तो यहां सर्टेनिटी नहीं होता है, इसीलिए हर चीज पॉसिबल है। जिसकी प्रोबेबिलिटी कम होती है उसको हम क्लासिकल फिजिक्स में मानते हैं होती ही नहीं है, और जिसकी होती है वो एग्जैक्टली वही होती है। यहां पर क्या कहना है कि जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है वो तो है ज्यादा, बट जिसकी कम है वो जीरो नहीं है, हो सकता है। और वो जीरो ना होना बहुत बड़ा फैक्ट है जो कई बार चीजों को बदल देता है। ठीक, कोई डाउट? याद रहेगा डेटा ना? वैसे मैंने नोट्स भी शेयर किया, उसमें है। अगला, ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी क्या होता है? ग्रुप वेलोसिटी क्या होता है और फेज वेलोसिटी क्या होता है? ठीक है, तूने बीट्स पढ़ा है कभी? बीट्स क्या होता है, बीट फ्रीक्वेंसी क्या होता है? वेव्स का टॉपिक होता है बीट्स। यस सर, वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बारे में। अगर एक वेव चल रहा है, अगर पार्टिकल चल रहा है और वो एक वेव जनरेट कर रहा है, अगर एक पार्टिकल चल रहा है और वो एक वेव जनरेट, एक ग्रुप ऑफ पार्टिकल है, तो उसमें होता क्या है, उसमें क्या होता है, अगर 2 वेव है इस तरह से, देखो हम बात कर रहे हैं फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी। मान लो साई 1 है, साई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, या फिर ओमेगा टी माइनस के एक्स। मान लो साई की वैल्यू है साई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, और साई 2 है साई नॉट साइन के प्लस डी के माइनस ओमेगा प्लस डी ओमेगा इंटू टी। मतलब कि दोनों में फर्क है, 2 वेव हैं, दोनों की ओमेगा और दोनों की के अलग अलग है, दोनों की ओमेगा और के डिफरेंट है, यानी ये इससे थोड़ा सा डिफरेंट है, दोनों में स्लाइट डिफरेंस, देयर इज स्लाइट डिफरेंस, दिस स्लाइट डिफरेंस बिटवीन their
ओमेगा एन के। के क्या होता है जानते होगे वेव में, के होता है 2 पाई बाय लैम्डा, ओमेगा क्या होता है 2 पाई इंटू म्यू, 2 पाई बाय टी। जब ये दोनों मिलेंगे तो साई हो जाएगा साई 1 प्लस साई 2। तो हम लिख सकते हैं 2 साई नॉट साइन ए प्लस बी बाई 2 साइन के प्लस डी के बाई 2 ए प्लस बी बाई 2 हाँ इंटू एक्स माइनस ओमेगा प्लस डी ओमेगा बाई 2 इंटू टी कॉस साइन ए प्लस बी बाई 2 कॉस बी माइनस ए बाई 2। बी माइनस ए बाई 2 मतलब है डी के बाय 2 इंटू एक्स माइनस डी डब्ल्यू बाई 2 इंटू टी। यही है ना, सही है जी, देखो तो यस सर, सही है। साइन ए माइनस साइन बी, यस सर। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 साइन नॉट कॉस डी के बाई 2 इंटू एक्स माइनस डी ओमेगा बाई 2 इंटू टी। इस पूरे को एक बक्से में डाल दो, साइन के प्लस डी के बाई 2 इंटू एक्स माइनस ओमेगा प्लस डी ओमेगा बाई 2 इंटू टी। हम इस होल थिंग को बोल सकते हैं, हम इस होल थिंग को बोल सकते हैं एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड एज फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा टी। एम्पलीट्यूड वेरी कर रहा है और इस होल थिंग को बोल सकते हैं वेव। जैसे यहां एक वेव था ना साइन नॉट फिक्स्ड था, एम्पलीट्यूड फिक्स्ड था के एक्स माइनस ओमेगा टी। ये एक वेव है जिसका के कितना है के प्लस डी एक्स बाई 2, ओमेगा कितना डी प्लस ओमेगा प्लस डी ओमेगा बाई 2। और ये जो है साई फिक्स नहीं है, 2 साइन नॉट है, ये माइनस 2 साइन नॉट से प्लस 2 साइन नॉट तक फ्लक्चुएट कर रहा है, ये फ्लक्चुएट कर रहा है। ठीक, तो ये एक एसएचएम है। अब बताओ इन दोनों में किसका के कम है? इसका के कम है, इसका के कम है ना, इस पार्ट का और इस पार्ट का, दो मल्टीप्लाई किया ये और ये। इसका के है के प्लस डी के बाई 2, इसका डी के बाई 2, इसका के कम है ना, इसका के कम है। इसका मतलब इस पार्ट का लैम्डा ज्यादा होगा। जिसका लैम्डा ज्यादा होता है, जब भी दो टर्म मल्टीप्लाई करते, जिसका लैम्डा ज्यादा होता है वो बिहेव करता है, बिहेव्स एज आउटर एनवेलप। क्यों भाई? अपर बाउंड्री क्या होता है किसी भी वेव का? अपर बाउंड्री क्या होता है वेव का? अपर और लोअर बाउंड्री क्या होता है? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड यहां पर अपर बाउंड्री और लोअर बाउंड्री ये है ना, तो यहां इस तरह से बनेगा, देखो यहां पे इस तरह से बनेगा। समझो, जो इसकी हाइट है ना वो 2 साइन नॉट है। यहां पर कितनी है? 2 साइन नॉट। ये हाइट कितनी है? 2 साइन नॉट। इसकी हाइट 2 साइन नॉट है मैक्सिमम, और मिनिमम कितनी है? 0। समझ रहे हो ना? एम्पलीट्यूड इस पॉइंट पर 2 साइन नॉट है, इस पॉइंट पर एम्पलीट्यूड कितनी है? साइन नॉट है। तो जो एम्पलीट्यूड होता है वो अपर और लोअर बाउंड्री होता है। जनरली हमारा जब वेव ये फिक्स रहता है तो अपर और लोअर बाउंड्री पैरेलल होता है। उस पैरेलल बाउंड्री पे हम क्या करते हैं, जब ये वेव फिक्स होता है तो हम क्या करते हैं, ऊपर एक प्लस ए नीचे एक माइनस ए, इसके बीच में वेव ऐसे प्लॉट कर देते हैं। यहां क्या हो रहा है? यहां क्या हो रहा है? अपर और लोअर बाउंड्री भी कॉस फंक्शन है। अपर और लोअर बाउंड्री भी क्या है? कॉस फंक्शन है, देखो है ना। तो ये इस तरह बन जाएगा। अब जब तुम इसको देखोगे एक्चुअली में, जब क्लास खत्म होगा तो YouTube पे जाना, YouTube पे देखना कि फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी के वीडियोस दिए हुए हैं जो मैं नहीं बना सकता हूं। उसमें बताया है उसमें कैसे पार्टिकल। तो हो क्या रहा है, ये दो वेव एक दूसरे में घुस रहे हैं। ये दो वेव
एक वेव में दूसरा वेव घुस रहा है और दोनों में एक रिलेटिव मोशन है, एक थोड़ा स्लो चल रहा है, एक थोड़ा तेज चल रहा है। तो तुम देखोगे कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का मैक्सिमा और ये जो पॉइंट है, एनवेलप की स्पीड अलग है और किसी एनवेलप के अंदर जो मैक्सिमा उसकी स्पीड अलग है। ये जो स्पीड तुमको दिख रहा है मैक्सिमा का, और ये जो स्पीड दिख रहा है नोड का, ये नोड का स्पीड, इसको बोलते हैं ग्रुप वेलोसिटी। इसको बोलते हैं वी ग्रुप। वी ग्रुप क्या होता है? ये होता है वेलोसिटी ऑफ नोड, इसको बोलते हैं वी फेज। समझो, वी ग्रुप का मतलब है एनवेलप का वेलोसिटी, ये है वेलोसिटी ऑफ एनवेलप। इसको बोलेंगे, इस आउटर बाउंड्री को क्या बोलेंगे? एनवेलप। हम दो चीज देख सकते हैं, एक तो अंदर क्या हो रहा है भूल जाओ, ये जो मछली टाइप का एक शेप दिख रहा है, फिश टाइप का, ये कैसे मूव कर रहा है, ये आई टाइप का शेप दिख रहा है, ये कैसे मूव कर रहा है, इसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ एनवेलप। वेलोसिटी ऑफ एनवेलप या नोड, इसको बोलते हैं हम लोग ग्रुप वेलोसिटी। और इसमें जो मैक्सिमा है, कोई एक पीक पकड़ लो, ये पीक पकड़ लो या ये पीक पकड़ लो, तुम देखोगे ये तो चल ही रहा है, इसके अंदर ये चल रहा है, मतलब ये जो मैक्सिमा है यहां से वेव जनरेट हो रहा है। कैसे बताऊंगा? ऐसे था, मान लो ये कभी इस टाइप से था, मान लो ये कभी इस टाइप से था, कुछ देर बाद तुम देखोगे और तुम इसको फिक्स कर लो, इसको इसके भीतर देखो क्या हो रहा है, तो देखो ये पार्टिकल थोड़ा मूव कर गया, ये इसके भीतर घुस गया और यहां से एक नया वेव जनरेट हो गया, ऐसे बन गया। इसको देखना बाद में। इसको वेलोसिटी ऑफ एनवेलप बोलते हैं ग्रुप वेलोसिटी। और फेज वेलोसिटी जो है होता है वेलोसिटी ऑफ ए पर्टिकुलर पॉइंट, ए पर्टिकुलर क्रेस्ट पॉइंट समझ रहे हो? ये इसके भीतर किसी पॉइंट का मैक्सिमा ले लो, इसको ले लो या इसको ले लो या इसको ले लो, ये इसमें चल रहा है, तुमको ऐसा लगेगा ये तो चल ही रहा है, यहां से वेव का जन्म हो रहा है इसके भीतर और इसमें वेव घुस रहा है, यानी इसके रेस्पेक्ट में। ऐसा नहीं कि यही चीज चलेगा, ऐसा नहीं यही चीज चलेगा, ऐसा नहीं कि यही चीज मेंटेन होकर चलेगा, ये तो चलेगा ही, बट यहां से तुम देखोगे जनरेट, ये वेव इसके अंदर आगे मूव कर रहा है, तो ये इसके अंदर घुस के ये विलीन हो जाएगा, ये क्या होगा? डिसअपियर हो जाएगा और यहां से नए वेव का जन्म होगा। यानी यहां अगर ये मैक्सिमा है, कुछ देर बाद देखोगे ये पॉइंट मूव करके यहां पहुंच गया इसके विदिन। तो दोनों की वेलोसिटी अलग अलग, इसको एक को बोलते हैं ग्रुप वेलोसिटी, एक को बोलते हैं फेज वेलोसिटी। फेज वेलोसिटी क्या है? ग्रुप वेलोसिटी मतलब ग्रुप, पूरे ग्रुप का वेलोसिटी है। फेज वेलोसिटी का मतलब उसके अंदर जो वेव चल रहा है उसकी वेलोसिटी है। ठीक है, तो जो फॉर्मूला होता है और जो हम यूज करते हैं, हम वी फेज होता है, फेज वेलोसिटी होता है ओमेगा बाई के, और ग्रुप वेलोसिटी होता है डी ओमेगा बाई डी के। याद रखना, फेज वेलोसिटी होता है ओमेगा बाई के, ये वही है वेलोसिटी जो तुम पहले देखते आए हो, आज तक जो तुम देखते आए हो वेव की वेलोसिटी, आज तक तुम वेव स्टैंडिंग वेव हो, जो वेव्स ऑन स्ट्रिंग हो, साउंड वेव हो, लाइट वेव हो, सब में तुम वेव स्पीड क्या देखते हैं? ओमेगा बाई के। ये फेज वेलोसिटी होता है, यानी वेव वेलोसिटी इन द मीडियम व्हाट वी हैव स्टडीड टिल नाउ, द वेलोसिटी ऑफ वेव इन ए मीडियम इज ओमेगा बाई के। ग्रुप वेलोसिटी होता है डी ओमेगा बाई डी के, यानी चेंज डी ओमेगा बाई डी के, दिस चेंज बाय दिस चेंज। ठीक, डिफरेंस होता है। ठीक है, तो इसको याद रखना, ये दो फॉर्मूला, तो अभी इसको हम यूज करेंगे, यूज नहीं करेंगे, कभी बहुत इनोवेटिव क्वेश्चन आएगा तो यहीं से बनेंगे, फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी। ठीक है, इसका वीडियो जरूर देखना, ग्रुप वेलोसिटी कैसे होता है, क्योंकि मैं दिखा भी सकता था अगर मैं स्क्रीन शेयर कर रहा होता तो अगर नहीं मिलेगा तो बताना, कल दिखा दूंगा स्क्रीन शेयर करके, लेकिन अभी मैं इसको, तो ग्रुप वेलोसिटी फेज, वैसे ये सब सिलेबस में शायद नहीं है जहाँ तक मैं जानता हूँ, डिब्रावली से अभी तक कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछा गया, बट जानने में कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, नाउ अब इसको निकाल रहे हैं, आई एम ट्राइंग टू कैलकुलेट दिस। ठीक, आई एम ट्राइंग टू कैलकुलेट दिस, करें क्यों कर रहे हैं? क्वेश्चन आ जाएगा,
बस तुमको मार्क करना है और कुछ नहीं, ठीक है। करें स्टार्ट। फेज वेलोसिटी होता है ओमेगा बाई के, ग्रुप वेलोसिटी डी ओमेगा। वैसे केमिस्ट्री का टॉपिक है, फिजिक्स का है नहीं, क्या टॉपिक पूरा केमिस्ट्री का है। केमिस्ट्री स्टार्ट्स विद दिस टॉपिक। फिजिक्स में तो हम लोग सिर्फ केमिस्ट्री वाले जितना पढ़ाते हैं उसके सामने, देखो केमिस्ट्री वाले अगर कोई टॉपिक पढ़ाया हुआ है तो उसके बाद उस टॉपिक को मैं जो है अगर मतलब उसको बताता हूँ, पढ़ाता हूँ, तो यानी मैं एक तरह से सूरज को आईना दिखा रहा हूँ। समझते हो कि नहीं? सूरज का आईना दिखाना, सूरज को, सॉरी दिया दिखा रहा हूँ, दिया, हाँ सूरज को दिया दिखा रहा हूँ। केमिस्ट्री वाले जितना पढ़ाते हैं और जितना उनका डीप नॉलेज होता है, तो उसके बाद कोई टॉपिक केमिस्ट्री में हो जाए तो फिजिक्स में वाले कुछ बचता ही नहीं है। क्या बताएं? जो ही बताएंगे सब पता, पहले से ये होता है, पता होता है। तो कहते हैं ना, केमिस्ट्री वाले ने पढ़ा दिया तो फिर उसके बाद फिजिक्स में कुछ बचता ही नहीं। खैर जो भी, ओमेगा बाई के होता है। तो लेट अस सी, हम यहाँ दो केसेस लेंगे, एक नॉन रिलेटिविस्टिक के लिए, फॉर नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल, फॉर नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल। इसका मतलब क्या होता है जी? इसकी वेलोसिटी बहुत ही कम है स्पीड ऑफ लाइट से, इसीलिए आप इसकी मास को क्या मान सकते हैं? कांस्टेंट मान सकते हैं। समझ रहे हैं? इसका मास वेरी नहीं कर रहा है। नॉन रिलेटिविस्टिक का मतलब है वेलोसिटी बहुत बहुत छोटा है c से, ठीक है, एग्रीड। v फेज कितना होता है जी? ओमेगा बाई के। ओमेगा बाई के को क्या लिख सकते हैं? फ्रीक्वेंसी बाय लैम्डा या लैम्डा बाय फ्रीक्वेंसी, लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी, सही है, 2 पाई म्यू 2 पाई बाय लैम्डा, हाँ ठीक है, ठीक है ना, सही है जी, सही है ना? यस सर। अब देखो यहां एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर, जिसको आप एच न्यू लिख दो। अगर आपका कोई पार्टिकल चल रहा है, जैसे क्रिकेट बॉल चल रहा है, एक क्रिकेट बॉल चल रहा है, डे टू डे लाइफ की बात करते हैं, नॉन रिलेटिविस्टिक होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। और अगर हम उसको वेव की तरह जनरलाइज करना चाहते, विजुलाइज करना चाहते हैं, उस वेव की अगर फ्रीक्वेंसी म्यू है तो एच म्यू होगी, या एच सी बाय लैम्डा, एनर्जी हो गया एच म्यू, ठीक है। दूसरा, यहां से तुम म्यू निकाल सकते हो। दूसरा, मोमेंटम लैम्डा, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय एम वी। ये तो लगेगा ना, एक है लैम्डा अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली एच बाय एम वी, दूसरा एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, वही होता है, उसको हम किसके इक्वल कर देंगे? एच म्यू के। नॉन रिलेटिविस्टिक है तो मास कांस्टेंट है, मास को नहीं लिखेंगे एम नॉट बाय अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर, वैसे नहीं लिखेंगे क्योंकि नॉन रिलेटिविस्टिक, डे टू डे लाइफ की बात है, ठीक है। तो देखो क्या आएगा, लैम्डा जो है, लैम्डा जो है आ जाएगा एच बाय एम वी, फ्रीक्वेंसी क्या होगा? एम वी स्क्वायर बाय 2h आएगा ना, m से m कट गया, h से h कट गया, एक v कट गया, कितना आ गया? v बाय 2 आ गया, ठीक है। फेज वेलोसिटी होती है नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के लिए v बाय 2, फेज वेलोसिटी होती है v बाय 2, यानी हम चल रहे हैं, कार चल रही है, हम बॉल थ्रो कर रहे हैं, क्रिकेट बॉल है, फुटबॉल है, सब में अगर पार्टिकल की वेलोसिटी v है और उस बॉल की वेलोसिटी v है, उसकी फेज वेलोसिटी v बाय 2 होती है। याद रखना, एग्जाम में पूछेगा, डिराइव करने नहीं आएगा, पूछेगा, मार्क करना है। दूसरा, v ऑफ, क्या बोलते हैं इसको? ग्रुप वेलोसिटी, हाँ, ग्रुप वेलोसिटी। ग्रुप वेलोसिटी क्या होता है जी? डी ओमेगा बाय डी के, एग्रीड। हो सकता है तुमसे आईटी में क्वेश्चन पूछे जिसमें ओमेगा इज फंक्शन ऑफ के दे दे, ओमेगा इज फंक्शन ऑफ के दे दे और क्वेश्चन पूछ दे, तो क्या करोगे? मैं तुम्हें दे दूं ओमेगा, एक वेव है जिसका ओमेगा इज इक्वल टू है के स्क्वायर माइनस 2k
या प्लस 2k प्लस 8? सर डिफरेंशिएट कर दे। डिफरेंशिएट कर दोगे ना, फॉर्मूला याद रहेगा तब तो करोगे। तो फॉर्मूला याद रखना है, सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। मॉडर्न फिजिक्स फॉर्मूले पे निकलता है पूरा, डी ओमेगा बाई डी के। अब क्या करेंगे, डी ओमेगा बाई डी के क्या करें, डी ओमेगा बाई डी के कैसे निकालें बताओ। तो देख लेते हैं, ओमेगा कितना होता था, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, टाइम। यस यानी हो गया 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, यहां से डाल दो mv स्क्वायर बाय 2h, सही है ना, फ्रीक्वेंसी mv स्क्वायर बाय 2h, ठीक है। और k कितना है बताओ, k होता है 2 पाई बाय लैम्डा, ये 2 पाई इंटू लैम्डा मतलब क्या हो गया, h बाय mv, यही ना जी। लैम्डा को क्या डाल देंगे, h बाय mv, सही है ना। तो बताओ क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं डी ओमेगा बाय डीवी बाय डी के बाय डीवी, और डी ओमेगा बाय डीवी, इसको डिफरेंशिएट करो तो कितना आएगा, बाय डी ओमेगा बाय डीवी, पाई इंटू एम बाय एच, पाई एम बाय एच 2v, सही है। देखो तो डी ओमेगा बाय डीवी, पाई एम 2v बाय एच, और इसका डी के बाय डीवी, डी के बाय डीवी 2 पाई एम बाय एच, सही है। तो देखो h से h कट गया, m से m कट गया, पाई से पाई कट गया, 2 से 2 कट गया, कितना बचा, v ना, है ना v। यस सर। ग्रुप वेलोसिटी v, फेज वेलोसिटी v बाय 2। ग्रुप वेलोसिटी डेरिवेशन याद मत करना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पूछेगा व्हाट इज द रेशियो ऑफ, इंटीरियर टाइप क्वेश्चन में पूछेगा व्हाट इज द रेशियो ऑफ ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी फॉर ए क्रिकेट बॉल, मूविंग क्रिकेट बॉल, तो कितना आएगा, 2 आएगा। यस सर। तो 2 हो गया या 1/2, तो ये v है। एक बात और बता देते हैं, अभी जब इसमें जाएंगे याद करने के लिए, जब रिलेटिविस्टिक में जाएंगे, हालांकि रिलेटिविटी हमारे सिलेबस में नहीं है, रिलेटिविस्टिक में भी ये सेम ही आएगा, बट ये अलग आएगा, ये हमेशा सेम आता है। ग्रुप वेलोसिटी इज ऑलवेज, रिलेटिविस्टिक हो या नॉन रिलेटिविस्टिक हो, ग्रुप वेलोसिटी इज ऑलवेज v, यानी ये जो नोड दिख रहा था ना, वो जो दिख रहा था, एनवेलप की स्पीड हमेशा, एनवेलप की स्पीड ऑलवेज इक्वल टू स्पीड ऑफ पार्टिकल होती है, एनवेलप की स्पीड हमेशा इक्वल टू स्पीड ऑफ पार्टिकल होती है, याद रखना, एनवेलप की स्पीड हमेशा इक्वल टू स्पीड ऑफ पार्टिकल होती है, ठीक है, ऑलवेज। याद करने के लिए बता रहा हूं ताकि तुमको ज्यादा दिमाग में लगाना पड़े। ग्रुप वेलोसिटी यानी इसकी वेलोसिटी, चाहे वो रिलेटिविस्टिक हो या नॉन रिलेटिविस्टिक हो, इस नोड की वेलोसिटी, इस शेप की वेलोसिटी, चाहे रिलेटिविस्टिक हो या नॉन रिलेटिविस्टिक, दोनों केस में वेलोसिटी पार्टिकल के इक्वल ही आती है, इन बोथ केसेस। बट यहां पे ये v बाय 2 था ना, नॉन रिलेटिविस्टिक में, रिलेटिविस्टिक केस में आएगा c स्क्वायर बाई वी, c स्क्वायर बाई वी, स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा। तो इसका वैल्यू, ग्रुप वेलोसिटी का वैल्यू दोनों केस में v, ग्रुप वेलोसिटी का वैल्यू दोनों केस में रिलेटिविस्टिक नॉन रिलेटिविस्टिक में v होगा। इसका वेलोसिटी अलग होता है, v नहीं होता है, कभी नहीं होता है। तो ये जो है फेज वेलोसिटी, अगर नॉन ये रिलेटिविस्टिक तो v बाई 2 और रिलेटिविस्टिक होगा तो c स्क्वायर बाई वी, और c स्क्वायर बाई वी c से बड़ा होगा ना, क्योंकि v तो c से छोटा है, कितना भी होगा तो c से तो छोटा ही होगा ना, c स्क्वायर बाई वी होगा। देखते हैं कैसे, ठीक। यहां कोई डाउट, मिटाएं इसको। याद रखना है ग्रुप वेलोसिटी v, फेज वेलोसिटी v बाई 2, एग्रीड, एग्रीड। अब आते हैं हम रिलेटिविस्टिक पार्टिकल में। रिलेटिविस्टिक पार्टिकल में क्या होगा, रिलेटिविस्टिक पार्टिकल में स्पीड इतनी ज्यादा होगी कि उसकी मास वैरी करने लगेगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये लास्ट है, उसके बाद क्लास खत्म हो जाएगा। अगर ये रिलेटिविस्टिक पार्टिकल है, रिलेटिविस्टिक पार्टिकल,
यानी वेलोसिटी इज कंपेरेबल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट c। इस केस में मास जो होती है वो होती है m नॉट बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर। हम इसको एक नाम दे देते हैं गामा टाइम्स ऑफ v नॉट, गामा टाइम्स ऑफ m नॉट, वेयर गामा इज इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर। इस फैक्टर के नाम दे देते हैं गामा। ठीक है, हम इस फैक्टर के नाम दे देते हैं गामा। सही है, ठीक है। अब बताओ, पहले वी फेज निकालते हैं। वी फेज ये क्या होता है? ओमेगा बाय के। ओमेगा बाय के का मतलब है फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा, क्योंकि होगा 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी बाय 2 पाई बाय लैम्डा। अब इसमें क्या डाले तो देख लेते हैं। एनर्जी की वैल्यू क्या होती है? एनर्जी की वैल्यू हम क्या बताए थे? एनर्जी की वैल्यू क्या होती है? mc स्क्वायर। एनर्जी होती है mc स्क्वायर, एनर्जी होती है mc स्क्वायर। ठीक, जिसको तुम लिख सकते हो h न्यू, h न्यू। ठीक, यहां एनर्जी हाफ mv स्क्वायर नहीं होती है, यहां पर आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग एनर्जी होती है mc स्क्वायर, वेयर m इज इक्वल टू दिस m नॉट गामा टाइम्स ऑफ दिस m नॉट। ठीक है, दूसरा लैम्डा होता है h बाय mv, लैम्डा होता है h बाय mv, वेयर m इज द दिस मास m नॉट गामा टाइम्स ऑफ m नॉट। तो डाल दो यहां, कितना आ जाएगा बताओ? फ्रीक्वेंसी के बदले क्या डालेंगे? mc स्क्वायर बाय h, mc स्क्वायर बाय h, और लैम्डा की जगह क्या डालेंगे? h बाय mv। सही है, यस सर। कितना आ गया? ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट, क्योंकि हो सकता है स्पीड 0.9 c हो सकता है 0.9 टाइम्स ऑफ c हो, या 0.8 टाइम्स ऑफ c हो। c के कंपेरेबल है, इक्वल नहीं है, थोड़ा सा कम है। तो ये c है, ये हो सकता है 0.9 c हो, 0.8 c हो। तो यहां जब c स्क्वायर बाय 0.8 c दोगे तो c से ज्यादा होगा ना, ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट। टून, बट डोंट वरी, यहां कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, क्योंकि ये कोई क्वांटिटी है ही नहीं, ये एक फंक्शन है, और रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन इनफाइनाइट हो सकता है। एसिम्पटोट जब बनता है tan कर्व में, जब tan थीटा बनाते हो तो dy बाय डी थीटा वहां इनफाइनाइट हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो फेज वेलोसिटी यहाँ c इसको, वहां क्या था c/2, वहां क्या था c/2, सॉरी v/2, नॉट रिलेटेड v/2, यहाँ है c स्क्वायर बाय v। जो ग्रुप वेलोसिटी यहाँ भी वही आएगा, तो याद करना सिंपल है। ग्रुप वेलोसिटी दोनों में v, फेज वेलोसिटी नॉन रिलेटेड जो है विस्टिक में v/2, और यहाँ कितना c स्क्वायर बाय v। दूसरा ग्रुप वेलोसिटी, ग्रुप वेलोसिटी कैसे निकालेंगे जरा देखते हैं। ग्रुप वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? ये होता है dw बाय dk। dw बाय dk को हम क्या लिख देते हैं? हम एक काम करते हैं, हमने कल तुमको बताया था एनर्जी का एक्सप्रेशन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल में क्या होता है? टोटल E स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर C स्क्वायर प्लस E स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर C स्क्वायर प्लस m नॉट स्क्वायर C टू द पावर 4। ये बताया था ना, बताए थे? सही है। रिलेटिविस्टिक पार्टिकल में ये निकलता था, बताए थे, डिराइव किए थे, नोट्स भी दिए थे, नोट्स में भी है, देख लेना। ये कांस्टेंट होता है, ये दोनों वेरी करता है। हाँ सर, यही था।
एम नॉट जब जीरो होता है, c square plus m naught square by c की पावर 4. यस एम नॉट जब जीरो होता है, रेस्ट मास अगर जीरो होता है तो उस केस में E इक्वल टू पी सी होता है, बाई केस में E इक्वल टू पी सी नहीं होता. एनर्जी इक्वल टू पी सी फोटोन में एप्लीकेबल है, इलेक्ट्रॉन में नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन की रेस्ट मास जीरो नहीं होती. खैर जो भी है, ये कांस्टेंट होता है, ये दोनों वैरी करता है. हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं. 2E डी 2E इंटू डी, ये तो हो गया कांस्टेंट, इसका हो गया जीरो. सी स्क्वायर कांस्टेंट 2P इंटू डी पी इंटू सी स्क्वायर, सही है. इसका आएगा 2E डी, या दोनों साइड P से डिफरेंशिएट हो, डी बाई डी पी कर दो. ये हो गया 2E, ये कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन जीरो, ये कांस्टेंट है, बाहर निकल गया. ठीक, तो यहां से देखो ये और ये कट जाएगा, तो आएगा कितना, डी बाई डी पी इज इक्वल टू पी सी स्क्वायर बाय ई. सही है ना. हाँ, पी सी स्क्वायर बाई ई, डी बाई डी पी इज इक्वल टू पी सी स्क्वायर बाय वी. लेकिन डी बाई डी पी इज इक्वल टू पी सी स्क्वायर बाई ई. सही है, ठीक है. हम ये जानना चाहते हैं, ओके, हम ये जानना चाहते हैं इसको इससे कैसे निकालेंगे. ठीक है, तो एक काम हम कर सकते हैं, ये ओमेगा है और ये के है, तो डी बाई डी पी आ गया पी सी स्क्वायर बाई ई. ठीक है, डी बाई डी पी आ गया पी सी स्क्वायर बाई ई. ओके, तो एक काम करते हैं, क्या ये हो जाएगा, क्या ये चीज हो जाएगा 2 पाई इंटू डी म्यू बाय 2 पाई इंटू डी म्यू बाय 2 पाई इंटू -1 बाय लैम्डा स्क्वायर. सही है, डी लैम्डा होगा क्या. चलो एक काम करते हैं, ओमेगा होता है 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी. सही है, यानी 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी का मतलब है, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या बताओ यहां से, mc स्क्वायर बाय h. सही है, mc स्क्वायर बाय h. ठीक है, mc स्क्वायर बाय h. हाँ, 2 पाई इंटू दिस. ठीक है, हाँ मतलब कि हाँ ठीक है. चलो, तो 2 पाई इंटू, या इसको लिख दो 2 पाई इंटू ई बाई एच. सही है ना, ई बाई एच. और के कितना होगा बताओ, 2 पाई बाय लैम्डा. लैम्डा का मतलब है एच बाई एम वी. सही है ना, लैम्डा का मतलब है एच बाई एम वी. यहां डाल दो. तो क्या हम यहां डी के को लिख सकते हैं, डी ओमेगा को लिख सकते हैं 2 पाई बाय एच इंटू डी. डी ओमेगा हो जाएगा, ये सब कांस्टेंट है, 2 पाई बाय एच इंटू डी. और यहां से हम लिख देंगे डी के को 2 पाई बाय एच इंटू डीपी. ये पी है ना, मोमेंटम है ना ये, डीपी. तो क्या इसको हम लिख सकते हैं डी ओमेगा बाय, क्या डी ओमेगा बाय डी के को हम लिख सकते हैं 2 पाई एच कट जाएगा, डी बाय डी पी. देखो ये मोमेंटम है एच बाई पी. हमने क्या किया है, इसको लिख दिया 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, इसको लिख दिया 2 पाई बाय लैम्डा, 2 पाई बाय पी. हमने इसको क्या किया है, लिख दिया है 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी को डाल दिया वहां से, ई इक्वल टू होता है एच न्यू, तो ई बाई एच. तो ओमेगा प्रोपोर्शनल टू है 2 पाई बाय एच टाइम्स ऑफ ई. तो डी ओमेगा क्या हो जाएगा, 2 पाई बाय एच इंटू डी. तो यहां हम डाल देंगे 2 पाई बाय एच इंटू डी. यहां देखो 2 पाई बाय लैम्डा, के होता है 2 पाई बाय लैम्डा, लैम्डा होता है एच बाय एम वी. एम वी का मतलब है पी, मोमेंटम.
तो यहां से डीके क्या हो जाएगा, 2 पाई कांस्टेंट एच कांस्टेंट, और क्या हो जाएगा डीपी। जब रेशियो लेंगे डी ओमेगा बाई डी के, तो ये और ये कट जाएगा डी बाई डी पी, और यहाँ तुम्हारा डी बाई डी पी क्या आ रहा है, यहाँ तुम्हारा डी बाई डी पी आ रहा है पीसी स्क्वायर बाय ई। पीसी स्क्वायर का मतलब है mv इंटू सी स्क्वायर, मास इंटू वेलोसिटी इंटू सी स्क्वायर। पी होता है मास इंटू वेलोसिटी। ई क्या होता है बताओ, ई क्या था, mc स्क्वायर था ना। ई किसके इक्वल था, mc स्क्वायर, m से m कट गया, सी स्क्वायर से आ गया v। ठीक, तो डिराइव नहीं भी करो, याद रखना है ग्रुप वेलोसिटी यहाँ भी क्या आता है, v ही आता है। ठीक, ग्रुप वेलोसिटी यहाँ v ही आता है। ठीक, मैंने पूरा चीज बता दिया है, जो सिलेबस में था, जो सिलेबस में नहीं था, जो उसके बाहर था, बस सब कुछ बता दिया। कोई भी क्वेश्चन तुम बनाना चाहते हो किसी भी कंपटीशन का, इसमें से होगा। एक बात और याद रखना, बिकॉज लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम वी तुम लिखते हो डे टू डे लाइफ में, डे टू डे लाइफ की बात कर रहा हूं, नॉन रिलेटिविस्टिक। रिलेटिविस्टिक तुम्हारे सिलेबस में है ही नहीं। तो क्या लैम्डा फ्रेम डिपेंडेंट है? Yes, sir. बिल्कुल। एक क्रिकेट बॉल चल रहा है, एक अगर बॉल चल रहा है, क्रिकेट बॉल चल रहा है, या मैं एक ट्रेन में बैठा हूं और मैं जा रहा हूं, तो मैं जो हूं अपने को पैसेंजर के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे हूं, Yes, sir. बट जो ग्राउंड पे पर्सन उसके रिस्पेक्ट में मूव कर रहा हूं, तो दोनों को मेरी मास सेम दिखेगी। नॉन रिलेटिविस्टिक मतलब मास तो दोनों को सेम दिखेगी, एच भी दोनों को सेम दिखेगी, बट वेलोसिटी दोनों को अलग अलग दिखेगी। ये फ्रेम डिपेंडेंट होगी ना।